हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके लिए आपके विद्यालय शारदा विद्यालय के द्वारा ये वीडियो लेक्चर जारी किया गया है ताकि कोविड-19 की महामारी में आप सभी की पढ़ाई खराब ना हो। अब आज हम एसपी का लेसन 3 अंतर विभागीय और कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए शुरुआत कर रहे हैं। हमने एसपी के पार्ट फर्स्ट के लेसन 1 और 2 पढ़ चुके हैं। लेसन 1 बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार और दूसरा सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपयोगी सेवा तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार नोट्स के द्वारा प्रश्नोत्तर के साथ पूरा कर लिया था। अब हम लेसन 3 अंतर विभागीय और कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार की शुरुआत कर रहे हैं। अंतर विभागीय पत्र व्यवहार, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना से। सतत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धा युक्त, सतत परिवर्तनशील यानी लगातार जो बदलती रहती है, प्रतिस्पर्धा युक्त यानी जो कंपटीशन होता है, होड़ा होड़ होती है। जगत में प्रगति व सफल संचालन हेतु बड़ी व्यापारी पीढ़ी या संस्थाओं को अपने विविध विभागों के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है, यानी सभी को अपने व्यापार के लिए मिलकर के चलना होता है। संकलित यानी आपस में मिलकर के, जुड़ करके। ऐसे पत्र व्यवहार के इस होकर रहना पड़ता है। इस विभाग के बीच पत्र व्यवहार आवश्यक होता है। अब आपसे जब जुड़ते हैं लोग तो उसमें व्यापारिक में पत्र व्यवहार के द्वारा ही एक दूसरे से वार्तालाप की जाती है। ऐसे पत्र व्यवहार अधिकांश अलग अलग विभागों के बीच और उनके विविध पदों पर रहने वाले अधिकारियों के बीच होता है। पत्र हर कोई के बीच नहीं होता। मेन जो व्यक्ति होता है उसके जरिए ही व्यवसायिक कंपनियों में पत्र का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार धंधाकीय पीढ़ी के मुख्यालय में शाखाओं को तथा शाखाओं से मुख्यालय के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को अंतर विभागीय पत्र कहते हैं। यानी जब भी व्यापारिक के द्वारा जो पत्र किया जाता है वो शाखा से शाखा मतलब आंतरिक, यानी एक दूसरे व्यापार से दूसरे व्यापार से संबंधित, शाखाओं से मुख्यालय के बीच यानी जो मेन हेड होता है व्यापार चलाने वाला, उनके बीच में जो पत्र होता है उसे अंतर विभागीय पत्र कहते हैं। उसे संस्थागत पत्र व्यवहार भी कहा जाता है, यानी अंतर विभागीय पत्र को ही संस्थागत विभाग पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र व्यवहार नोटिस, परिपत्र या मेमो के स्वरूप में हो सकता है। यानी पत्र ऐसा नहीं होता कि लंबा चौड़ा 3-4 पेज का हो। ये नोट्स यानी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मेमो के रूप में, परिपत्र के रूप में दिए जाते हैं। विविध विभागों के बीच का संपर्क मौखिक सूचना, मौखिक यानी जो बोल करके सूचना दी जाती है, या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी होती है। या तो बोल करके भी की जाती है, पत्र के माध्यम से भी दी जाती है। फिर भी अंतर विभागीय पत्र व्यवहार निम्नलिखित आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ी प्रस्तावना कि प्रस्तावना के है ना व्यापार किस तरीके से पत्र व्यवहार के द्वारा व्यापार को किया जाता है। अंतर विभागीय पत्र व्यवहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें पहला पॉइंट है, पत्र स्वरूप में दी गई जानकारी दीर्घ काल तक सुरक्षित रखी जा सकती है। अगर हम मौखिक के जरिए देते हैं तो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर लिखित जानकारी दी जाती है वो पत्र के माध्यम से ही दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि लंबे समय तक हम उसे लिखी हुई चीज़ को रख सकते हैं, जानकारी की फाइलिंग करके भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, यानी कि कभी भी कोई भी कागज़ होता है, हमारे मेन इम्पोर्टेंट जो कागज़ होते हैं उन्हें हम संभाल के रखते हैं, यानी एक फ़ाइल बना ली जाती है, उसका उपयोग हम आगे के लिए काम में लेने के लिए रखते हैं। कभी अनिच्छनीय या प्रत्यक्ष रूप से संकोच का अनुभव होता है, कभी हमारी इच्छा नहीं होती या सामने हम कोई चीज़ बोल नहीं सकते हैं, उसमें हमें शंका लगती है, तो ऐसी जानकारी पत्र के रूप में निसंकोच दी जाती है। यानी जिसे हम बोलने में कतराते हैं यानी बोल नहीं सकते, तो वो हम पत्र में लिख करके भी दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, विभाग या मुख्यालय के बीच हुए विचार या जानकारी के लेन देन को दस्तावेज सबूत के रूप में भी उपयोग करते हैं। अब जो मौखिक बात होती है उसे तो हम भूल जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कहा नहीं गया होगा,
या आप गलत बोल रहे हो। लेकिन जो लिखी हुई जानकारी होती है, लिखित होती है, उसे हम कभी भी जुटला नहीं सकते। और लेन देन के दस्तावेज ये एक हमारे सबूत का काम करता है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी लिखी हुई चीज़ को हम प्रत्यक्ष रूप में दिखा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, संबंधित व्यक्ति को लिखित में सौंपे गए कार्य के कारण वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते। संबंधित व्यक्ति को जिसे हम पत्र दे रहे हैं क्यों और जिस किसी कारण से दे रहे हैं, उसको दिया गया कार्य वो अपना कर्तव्य के प्रति, यानी उन्हें हम अपना पत्र लिखित के रूप में जो हमें किसी के बारे में कोई चीज़ बतानी है वो हम उन्हें निसंकोच दे देते हैं और वो भी उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। 6 पॉइंट है, यह कम खर्चीला और अधिक प्रभावशाली संचार माध्यम है। यानी इसमें सिर्फ एक पत्र का ही काम होता है कि लिख करके दे दी जाती है और वो एक प्रभाव भी डालता है। प्रभाव कैसे डालता है कि आप कितना अच्छा, यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पत्र हमें हमेशा अच्छी शैली, अच्छी भाषा, मीठी वाणी और अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिखते हैं, तो वो हमारे एक प्रभाव भी डालती है। ये तो पढ़ा अभी हमने अंतर विभागीय पत्र की आवश्यकता क्यों होती है। अब उसके बाद में है नोटिस। व्यापारी पीढ़ी या संस्था में कानून या वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचेगत बातों व उसमें होने वाले परिवर्तन, उसके अमलीकरण से संबंधित कार्यालय के कर्मचारी को जानकारी देने हेतु लिखा गया नोटिस। नोटिस अर्थात वो चीज़ जिसके बारे में हम सामने वाले को कुछ बताना चाहते हैं। यानी नोटिस जैसे स्कूल में कल मान लीजिए कि आपके स्कूल में छुट्टी है, हॉलीडे है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? एक नोटिस स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा एक नोटिस लिखित रूप में आएगा और उसे हम पढ़ करके जो सुनाते हैं वो हमारा होता है नोटिस, कि कल के लिए क्या करना है, या कोई कार्यक्रम हो या कहीं और कुछ करना हो तो उसको जानकारी देने के लिए दिया गया पत्र, उसे हम क्या नोटिस कहते हैं। नोटिस के उद्देश्य। अब नोटिस क्यों दिया जाता है, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? जब नीति विषयक बातों का संपूर्ण पालन न हो, यानी कब दिया जाता है नोटिस? एक तो कि कोई भी कार्य अगर बताया गया है और उसको सही तरीके से किया नहीं जा रहा हो, तब कर्मचारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। यानी उन्हें बताया जाता है कि आप ये काम सही रूप से नहीं कर रहे हो, तो उन्हें ये नोटिस के रूप में बताया जाता है। दूसरा पॉइंट है, परिस्थिति के अनुसार किए गए परिवर्तन का कर्मचारी को बताने। अब किसी कारण से अगर व्यवसाय में कोई बदलाव किया जा रहा है किसी कारण से, तो उस कर्मचारी को कैसे बताएंगे? अब एक एक को बुला के तो बताया नहीं जाता है, इसके लिए एक पत्र के द्वारा यानी नोटिस बना के, कुछ नोटिस ऐसे एक पेज का नहीं, हाफ पेज का यानी आधे पेज के अंतर्गत लिख करके, यानी मेन जो मुद्दा, मेन जो बात होती है वो लिख करके दी जाती है कर्मचारियों को बताने के लिए। तीसरा पॉइंट है, कई बार कर्मचारी को निश्चित क्रम में या निश्चित कार्य पद्धति के अनुसार कार्य करने का आदेश देने के लिए। तीसरा पॉइंट, कर्मचारी को निश्चित क्रम में, यानी हर व्यक्ति के काम अलग अलग होते हैं, तो उन्हें उनके अनुसार, यानी आप अलग अलग 4 व्यक्ति है, चारों व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप करके उनके अनुसार उन्हें कार्य समझाने करके भी उन्हें कार्य करवाया जाता है। इस प्रकार से नोटिस के जरिए उन्हें आदेश दिया जाता है। 4th पॉइंट है, सामान्य रूप से किसे कौन सा कार्य कब किस क्षेत्र में रहकर करना है उसे प्रदर्शित करने हेतु, यानी जो कर्मचारी व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन सा कार्य करना है यह भी नोटिस के द्वारा बताया जाता है। कब करना है, यानी कब से वो कार्य वो करे और किस क्षेत्र में, कब से और कब तक कार्य करे और किस क्षेत्र में रहकर उन्हें कार्य करना है, यह भी उसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। यानी नोटिस के अंदर ये जानकारी दी जाती है कि आपको कौन सा काम करना है, क्या परिवर्तन किए गए हैं, यह उसमें दर्शाया जाता है। 5वां पॉइंट है, कार्य की प्रगति की रिपोर्ट किसे व किसको देनी है। यानी जब पूरा कार्य कर लिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, तो कार्य की प्रगति यानी कार्य कैसा हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी किसको देनी है,
किसे और किसको, यानी किसे देनी है उसकी जानकारी भी इसमें लिखी हुई होती है कि आप अपना काम अगर पूरा कर लिए हो तो आपको ये संपूर्ण जानकारी उन्हें देनी है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमें ये जानकारी प्रदान की गई है कि हम ये वीडियो किसे सेंड करेंगे। ये तो पढ़ा हमने अभी नोटिस, यानी आज हमने क्या पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार की आवश्यकता क्यों होती है, फिर नोटिस क्या होता है और नोटिस का मेन उद्देश्य क्या होता है। फिर है परिपत्र का अर्थ। व्यापारी पीढ़ी या संस्था के व्यवस्था तंत्र के द्वारा निर्मित आचार संहिता की सूचना में कर्मचारियों के समूह को समय समय पर अवगत कराने हेतु यानी जानकारी देने के लिए अभिगम से लिखा जाने वाला पत्र अर्थात परिपत्र। परिपत्र व्यवहारिक और प्रशंसकीय दृष्टिकोण होता है। ये व्यक्तियों को, यानी इसमें व्यापारी पीढ़ी और संस्था के व्यवस्था तंत्र के द्वारा, यानी ये अपने आप बनाया हुआ नहीं होता है, ये मेन हेड के द्वारा बनाया हुआ होता है। ये कर्मचारियों के समूह को, यानी एक व्यक्ति को नहीं, नोटिस हम एक व्यक्ति को दे सकते हैं लेकिन परिपत्र हम समूह को ही देते हैं, ये ध्यान रखना। यानी संपूर्ण एक जो समूह होता है, संपूर्ण कर्मचारी उन्हें देते हैं। नोटिस सिर्फ एक व्यक्ति को भी बता सकते हैं कि आपकी क्या गलती है, तो उसे एक पर्सनल बात कहने के लिए नोटिस दिया जाता है। परिपत्र समूह को दिया जाने वाला होता है पत्र। परिपत्र के कार्य, कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र के बारे में मार्गदर्शन देना। अब कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र, कोई एक व्यक्ति तो कार्य क्षेत्र कर रहा नहीं है, समूह में व्यक्ति बैठ के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए परिपत्र होता है। एज एग्जाम्पल जैसे स्टाफ एक परिपत्र है, क्योंकि सिंगल एक नहीं है। अगर स्कूल में कोई फेरबदल हो रहा है या कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो हमें समूह में ही दे करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट है, व्यवस्था तंत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों का योग्य पालन संबंधित कर्मचारी को मार्गदर्शन देता है। व्यवस्था तंत्र के द्वारा लिए गए, यानी किस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए या करनी है, इस निर्णय के योग्य को निर्णय कौन लेगा, यानी व्यवस्था अच्छी रूप से की जाए यह निर्णय लिया जाता है और उसका उचित रूप से पालन करने के लिए, पालन कौन करेगा, कर्मचारी, तो उनका मार्गदर्शन भी परिपत्र के द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों से थर्ड पॉइंट हमारा है, कर्मचारियों से क्या अपेक्षा है, यानी उम्मीद क्या है। अब हर एक व्यापारी व्यवसाय जो चलाता है उसे अपने कर्मचारियों से अपेक्षा होती है। अपेक्षा में अधिक से अधिक कार्य करने की इच्छा, यानी अच्छी इच्छा, उसके विषय में स्पष्टीकरण भी करता है। यानी आप अच्छा वर्क करोगे तो हो सकता है भविष्य में आपको और भी अधिक वर्क मिले या आपकी सैलरी वगैरह में बढ़ोतरी हो जाए। चौथा पॉइंट है, कर्मचारियों में समानता रखने का कार्य भी परिपत्र करता है। समानता रखने का कार्य कैसे करता है, क्योंकि ये परिपत्र समूह में दिया जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता, किसी भी कार्य के लिए समूह को दिया जाता है, इसलिए उनमें आपस में समानता भी रहती है और इसका कार्य भी परिपत्र के द्वारा किया जाता है। अब है परिपत्र के लक्षण। पहला है इसमें, परिपत्र किसी एक कर्मचारी के लिए नहीं परंतु कर्मचारी गण को संबोधित करके लिखा जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति को लिखा जाने वाला पत्र नहीं होता, ये संपूर्ण कर्मचारी यानी समूह के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें लिखा जाने वाला होता है, उसे हम परिपत्र कहते हैं। पत्र में प्रदर्शित विवरण, यानी जो दिखाया गया विवरण जो लिखा गया है, समूह के सभी सदस्यों को एक समान लागू होता है। अगर समूह में 10 व्यक्ति है तो 10 को एक ही समान लागू किया जाने वाला परिपत्र होता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को पर्सनल बोला गया है, वो समूह के लिए दिया गया परिपत्र है। थर्ड पॉइंट है, परिपत्र का स्वरूप सामान्य रूप से अन्य पत्र का जैसा ही होता है, यानी होता वही कागज है, वही लिखावट होती है, फिर भी कई बार उसमें संबोधन या शुभेच्छा दर्शक समापन नहीं दर्शाया जाता। जैसे हम पत्र में कैसे करते हैं, संबोधन भी करते हैं और शुभेच्छा दर्शक भी कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि और पत्रों के जैसे जब दी एंड किया जाए, पत्र को समाप्त किया जाए, तो उसमें आपका शुभेच्छु चिंतक संबोधन करता हुआ वैसा नहीं लिखा हो जाता जो हम नीचे राइट हैंड पे लिखते हैं।
फोर्थ पॉइंट है, परिपत्र में तारीख व समय का विशेष महत्व होता है। वैसे परिपत्र में नहीं, पत्र कोई सा भी हो उसमें तारीख लिखना आवश्यक है, तारीख व समय, इसमें जिससे कि हमारी विशेषता को दर्शाता है कि हम कब और कब हमने पत्र लिखा है, कौन सी तारीख को लिखा है और समय। ये किसी भी प्रकार का पत्र, चाहे स्कूल में हम स्कूल में लीव लेने के लिए कोई पत्र लिखें, लेटर लिखें, तो भी हमें वो अपनी तारीख लिखनी होती है। परिपत्र में निश्चित वर्ग के कर्मचारियों को नीति विषयक निर्णयों के अमल की ओर ध्यान आकर्षण हेतु लिखा जाता है। परिपत्र क्यों लिखा जाता है? कर्मचारी का जो निश्चित वर्ग होता है, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें नीति नियम के अनुसार निर्णय लिया गया जो कार्य होता है उसको अमल करना आवश्यक है। अमल कौन करेगा? कर्मचारी करेंगे। और ये कर्मचारियों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि आपको अच्छा कार्य करना है। इस प्रकार कर्मचारी संचालन संबंधी नोटिस और परिपत्र दोनों नियत संदर्भ में सूचना संचार के द्वारा कर्मचारियों को उनके दायित्व के प्रति सचेत करता है। ये किसका दायित्व होता है? कर्मचारियों का दायित्व अपनी कंपनी के व्यवसाय के ऊपर होता है कि हमें अच्छे से अच्छा कार्य करके देना होता है। फिर भी उनके बीच निम्नानुसार अंतर बताया गया है, यानी दोनों चीज होती है कि, लेकिन फिर भी कुछ अंतर इनमें दर्शाया गया है। अब हम पढ़ेंगे इनके नोटिस, जो हमने नोटिस और परिपत्र भी पढ़ा था, उन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, यानी दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नोटिस व्यक्ति अथवा समूह को संबोधित करके लिखा जाता है। यानी नोटिस क्या होता है? एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं और समूह को भी दिया जा सकता है, यानी समूह को कोई जानकारी देनी है तो भी दिया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए भी दिया जा सकता है। जबकि परिपत्र क्या होता है? परिपत्र अधिकांश रूप से समूह को संबोधित करके ही लिखा जाता है, इसमें किसी एक व्यक्ति को नहीं लिखा जाता। परिपत्र संपूर्ण यानी पूरे जो भी व्यक्ति हैं, कर्मचारी गण हैं या कोई भी, उन्हें सभी को एक ही नियम लागू होता है और उसे ही परिपत्र के द्वारा बताया जाता है। दूसरा पॉइंट, नोटिस के द्वारा कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है। यानी नोटिस किसको देना है? एक व्यक्ति या समूह को भी दे सकते हैं। अब उसमें कानून के अनुसार स्पष्ट कैसे किया जाता है कि जो भी नोटिस, अब नोटिस कानून के जरिए भी आता है कि गवर्नमेंट ने दिया, अभी आपने लोन वगैरह सही समय पे नहीं दिया तो वो आपके घर पे नोटिस भी लगा जाते हैं। यानी कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट, यानी ये हमारा कानून से लिया गया पत्र है। परिपत्र द्वारा प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है। अब ये तो कौन सा था? कानूनी दृष्टिकोण था, लेकिन परिपत्र में क्या होता है? प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि ये देने वाले कौन होते? कानूनी नहीं होता है, ये प्रशासन के अनुसार दिया जाने वाला होता है। तीसरा है नोटिस द्विमार्गीय संचालन व्यवस्था। द्विमार्ग यानी दो मार्ग वाली, अर्थात कर्मचारी गण ऊपरी अधिकारियों को तथा ऊपरी अधिकारी कर्मचारी को नोटिस दे सकते हैं। द्विमार्गी यानी दो तरफ से दिया जाने वाला, दो लोगों को दिया जाने वाला नोटिस। अगर कर्मचारी के ऊपर कोई गलत कार्य किया जा रहा है, यानी समय से अधिक उनसे मेहनत करवाई जा रही है, तो वो अपने अधिकारी को नोटिस देकर समझा सकते हैं कि हमारे ऊपर ये ज़्यादा भार हो रहा है या हमें परेशानी हो रही है। और दूसरा, ऊपरी अधिकारी वाले भी अपने कर्मचारियों को नोटिस दे करके उन्हें जानकारी दे सकते हैं। परिपत्र में थर्ड पॉइंट है, परिपत्र एक मार्गीय संचालन। ये क्या था? नोटिस दो मार्ग था, और परिपत्र एक मार्गीय संचालन व्यवस्था, अर्थात ऊपरी संचालक वर्ग के द्वारा ही उनके अधीन कर्मचारी को, यानी जो ऊपरी व्यक्ति, ऊपरी संचालन यानी मेन हेड जो होता है, उसके द्वारा जो किया गया है और उसके अंतर्गत रहकर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको ही परिपत्र भेजा जाता है। ये कर्मचारी अपने ऊपर वाले संचालक को नहीं दे सकते। फोर्थ पॉइंट है, जिस बात के लिए नोटिस देना हो उस बात के लिए परिपत्र भेजा जा सकता है। यानी नोटिस अगर हमें देना है तो उसे हम परिपत्र भी भेज सकते हैं, लेकिन जिस बात के संदर्भ में परिपत्र भेजना उसके संदर्भ में अब नोटिस नहीं दे सकते, क्योंकि नोटिस कैसे देता है? एक व्यक्ति या समूह को दिया जाने वाला होता है, और जबकि परिपत्र एक समूह को दिया जाने वाला होता है।
अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।